हेलो गाइस, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही मेहनत और लगन और शिद्दत के साथ कर रहे होंगे। तो गाइस, अपनी हिस्ट्री की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम मौर्य वंश से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सभी पीवाईक्यू होंगे। ठीक है, आपको बताया हम पीछे से प्राचीन इतिहास में काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। आप इसी चैनल पर इसकी जो पीछे की क्लासेस हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। आपको बताना है कि जो मौर्य वंश के संस्थापक थे वो कौन थे। तो आपको बता दें गाइस कि जो मौर्य वंश के संस्थापक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें जो मौर्य वंश से पहले का वंश कौन सा था, तो मौर्य वंश से पहले के जो वंश था वो था हमारा नंद वंश। ठीक है, नंद वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे घनानंद। घनानंद का अंत कर दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की शुरुआत की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना जो की थी वो चाणक्य के सहयोग से की थी। ठीक है, तो चलिए गाइस, उम्मीद करते हैं आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था, यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इनके गुरु कौन थे, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर ए, विष्णुगुप्त। देखो, विष्णुगुप्त जो है वो चाणक्य का ही दूसरा नाम है। ठीक है, तो चाणक्य को ही विष्णुगुप्त कहते थे और जो चंद्रगुप्त मौर्य है इनके गुरु का नाम इनके गुरु का नाम चाणक्य था। ठीक है, और चाणक्य को ही विष्णुगुप्त बोलते थे। ठीक है, उन्हें ही कौटिल्य बोलते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 3 कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश का अंत कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इन्होंने किस वंश का अंत किया था तो मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो आपको बता दें चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद का अंत किया था चाणक्य के सहयोग से और मौर्य वंश की शुरुआत की थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को पराजित किया था। यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इन्होंने किस यूनानी शासक को पराजित किया था। तो गाइस आपको बता दें कि जो सिकंदर था, जो सिकंदर भारत में आया था 326 ईसा पूर्व में, तो सिकंदर का एक थल सेनापति था। तो सिकंदर का जो थल सेनापति था वो सेल्यूकस निकेटर था। ठीक है, तो सेल्यूकस निकेटर जो आया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य से सेल्यूकस निकेटर ने युद्ध किया था। युद्ध करने के बाद सेल्यूकस निकेटर पराजित हो जाता है और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी की शादी भी किससे कर देता है, चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य की एक और शादी हो चुकी होती है तब तक, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद का अंत किया था। घनानंद की जो बेटी थी वो हेलेना थी, उससे भी विवाह कर दिया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है आज का कि सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को कौन सा प्रदेश सौंपा था। तो गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बता दें कि सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को अफगानिस्तान और बलूचिस्तान ये मतलब कि सौंप दिए थे। ठीक है, ये दहेज में दिए थे। लेकिन अगर हम बात करें आपसे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस निकेटर को लगभग 500 हाथी उपहार में दिए थे। ठीक है, तो 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य ने उपहार में दिए थे किसे, सेल्यूकस निकेटर को। और सेल्यूकस निकेटर ने अपने दो ये अफगानिस्तान और बलूचिस्तान ये किसे सौंप दिए थे, चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत कौन था। यानी कि जो सेल्यूकस निकेटर था ये अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सौंप कर गया था।
तो वो राजदूत कौन था? तो गाइस आपको बता दें, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थनीज। ठीक है, तो जो सेल्यूकस निकेटर थे वो मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज कर गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का अगला क्वेश्चन रहेगा कि मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किसके शासनकाल का वर्णन किया है? तो आपको बताना है कि जो पुस्तक इंडिका थी ये मेगास्थनीज की पुस्तक थी। ठीक है, तो इंडिका में किसके शासनकाल के बारे में वर्णन किया है मेगास्थनीज ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। देखो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, इसलिए मौर्य वंश का ही इसने इतिहास लिखा था अपनी पुस्तक इंडिका में। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा कि बिंदुसार का पिता कौन था? यानी जो बिंदुसार थे इनके पिता कौन थे? तो गाइस आपको बता दें, जो बिंदुसार थे ये हमारे कौन थे, ये आपको बताना है। तो बिंदुसार जो थे वो, बिंदुसार के पिता कौन थे? तो बिंदुसार के पिता जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ये बिंदुसार के पिता थे। और बिंदुसार का जो बेटा हुआ वो था कौन? अशोक। अशोक का दूसरा नाम सुसीम था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सॉरी, इसमें पिछले वाले क्वेश्चन में इसका राइट आंसर तो ठीक है, लेकिन जो बिंदुसार का जो बेटा था यानी कि अशोक, अशोक का दूसरा नाम सुसीम नहीं था, क्योंकि बिंदुसार के बड़े बेटे का नाम था सुसीम। ठीक है, और अशोक तो अशोक का ही नाम था। ठीक है, प्रियदर्शी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो बिंदुसार थे इनका उपनाम क्या था? तो बिंदुसार का जो उपनाम था वो था अमित्रघात। ठीक है, अमित्रघात बिंदुसार का उपनाम था। और जो प्रियदर्शी, प्रियदर्शी जो था किसका उपनाम था? ये हमारे अशोक का उपनाम था। और ये देवान यानी देवानाम प्रिय, ये भी किसका? अशोक का ही दूसरा नाम था यानी उपनाम था। अगला क्वेश्चन है अशोक का बचपन का नाम क्या था? तो आपको बताना है जो अशोक थे, अशोक के बचपन का नाम क्या था? अशोक के बचपन का नाम अशोक वर्धन था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कलिंग युद्ध किसने लड़ा था? तो कलिंग युद्ध जो हुआ था वो इसके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष हुआ था। और ये कलिंग युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 269 ईसा पूर्व में, ईस्वी में। ठीक है, ये हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने लड़ा था। कौन? नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं लड़ा था, ये अशोक ने लड़ा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कलिंग युद्ध लड़ा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 की कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो कलिंग युद्ध जो हुआ था वो हुआ था, कलिंग युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 261 ईसा पूर्व में हुआ था। इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है। ठीक है, क्योंकि 261 में तो उसका, नहीं सॉरी गाइस, 269 में उसका राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, 269 में उसका राज्याभिषेक हुआ था और 261 में यानी कि 8वें वर्ष कलिंग युद्ध हो गया था। ठीक है, तो कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, 261। कलिंग युद्ध हुआ था 261 में और अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था 269 ईसा पूर्व में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो कलिंग युद्ध के बाद जो अशोक ने धर्म अपनाया था वो बौद्ध धर्म अपनाया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अशोक के समय में किस सभा का आयोजन हुआ था? तो आपको बता दें जो अशोक थे, अशोक के समय में तीसरी बौद्ध संगति हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो तीसरी बौद्ध संगति आपको बतानी है कि कहाँ हुई थी। ठीक है, तो तीसरी बौद्ध संगति जो हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अशोक का धर्म प्रचारक पुत्र कौन था? तो अशोक का जो धर्म प्रचारक पुत्र था वो महेंद्र था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अशोक की धर्म प्रचारक पुत्री कौन थी? तो अशोक की जो धर्म प्रचारक पुत्री थी वो संघमित्रा थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो अशोक के जो शिलालेख है वो हमारे ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं।
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी। तो अशोक के शिलालेखों की खोज आपको बताना है किसने की थी। अशोक के जो शिलालेख थे इनकी खोज जो है वो विलियम जोन्स ने की थी। और अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा किसने था, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 अशोक ने धम्म नीति किसके लिए अपनाई थी। तो अशोक ने जो धम्म नीति है वो किसके लिए अपनाई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, धार्मिक सहिष्णुता के लिए अशोक ने धम्म नीति अपनाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अशोक का सबसे प्रसिद्ध स्तंभ कहाँ था, कहाँ स्थित है। अशोक का जो सबसे प्रसिद्ध स्तंभ है वो कहाँ स्थित है, आपको बताना है। तो अशोक का जो सबसे प्रिय स्तंभ है वो कहाँ है, आपको बताना है। तो अशोक का जो सबसे प्रिय स्तंभ है वो सारनाथ में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। गाइस हमने जो पीछे वाला क्वेश्चन है उसमें थोड़ा मिस्टेक बता दी कर दी है, इसमें था हाँ यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी। तो अशोक के शिलालेखों की खोज जो है वो विलियम जोन्स ने नहीं की थी, तो ये जेम्स प्रिंसेप ने ही की थी। ठीक है, क्योंकि जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी और अशोक के जो शिलालेख थे वो ब्राह्मी लिपि में ही थे, तो जेम्स प्रिंसेप ने ही अशोक के शिलालेखों की खोज की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है कि अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो देखो अशोक का जो राज्याभिषेक है वो हमारा 200 लगभग 269 देखिए अशोक का जो राज्याभिषेक है वो विधिवत तरीके से 269 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ईसा पूर्व में हुआ था, लेकिन उन्हें अपना सिंहासन संभालते संभालते और अपनी गद्दी पर अपने सिंहासन पर जब बैठे थे तब उन्हें जो समय हो चुका था वो 273 साल का समय हो चुका था। ठीक है, तो इसीलिए जो अशोक का राज्याभिषेक माना जाता है वो 269 भी माना जाता है, 273 भी माना जाता है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से हम देख लेंगे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 273 ईसा पूर्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो आपको बता दें कि जो मौर्य साम्राज्य था इसकी राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अशोक ने अपने राज्य को किस रूप में विभाजित किया था। तो अशोक ने अपने शिलालेखों को 4 प्रांतों में विभाजित किया था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के पश्चात मौर्य साम्राज्य का पतन किसके समय में हुआ था। तो अशोक के बाद जो मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था वो बृहदत्त के समय में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का अंत किसने किया था। तो आपको बता दें एक शुंग वंश का राजा था पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने मौर्य साम्राज्य का अंत कर दिया था, क्योंकि मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो बृहदत्त था और बृहदत्त की हत्या कर दी थी पुष्यमित्र शुंग ने और एक नए वंश की स्थापना कर दी थी शुंग वंश की। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपनाया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम जीवन के वर्ष कहाँ बिताए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम जीवन के जो वर्ष बिताए थे वो श्रवणबेलगोला में बिताए थे। ठीक है, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है ये भद्रबाहु जो हमारे जैन धर्म के एक तीर्थंकर थे भद्रबाहु, तो इनके साथ में चंद्रगुप्त मौर्य गए थे कहाँ, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, और वहीं पर इन्होंने शल्यलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये कि मौर्य वंश के शासनकाल की समय अवधि क्या थी, यानी मौर्य वंश कब से कब तक रहा था। तो आपको बता दें जो मौर्य वंश था वो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रहा था। ठीक है, तो गाइस इस तरीके से हमने आज के टॉप 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। गाइस क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरीके की रिवीजन करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तो गाइस
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।